अध्याय 34। एक कलाकृति का चयन। शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के। सीढ़ी बहुत लंबी नहीं थी और वे दोनों जल्द ही काली टाइलों वाले एक कमरे में आ गए। ओलिवर को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी इमारत में इतनी जगह मौजूद थी और सबसे अधिक संभावना है कि यह कमरा एस्पेरा का उपयोग करके अंतरिक्ष में हेरफेर करके बनाया गया था। उसे लगा कि उसकी सारी इंद्रियां इस कमरे में अवरुद्ध हैं। वह जेन्ना को महसूस भी नहीं कर सका जो उसकी आंखों के ठीक सामने थी। उस क्षेत्र में मौजूद कलाकृतियों में से किसी एक को ले लीजिए। वे सभी दुर्लभ श्रेणी की कलाकृतियां हैं, जेना ने बस कहा और कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां नीचे या बगल में नाम टैग के साथ उपकरणों का एक समूह व्यवस्थित तरीके से रखा गया था। उन्हें ओलिवर समारोह में खड़ा नहीं हुआ और जल्दी से देखने गया और अपने लिए एक कलाकृति ले आया। तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, वह कहने से खुद को नहीं रोक सका। जेना ने, जिसने उसका विस्मय सुना, अपने सीने के नीचे हाथ रखकर अहंकार के संकेत के साथ कहा, बेशक। तुम मुझे कौन समझते हो? उसे देखकर ओलिवर को अचानक लगा कि वह कुछ हद तक भोली लग रही है। हालांकि उसके चारों ओर अभी भी श्रेष्ठता और शक्ति की आभा थी, उसके कार्यों को देखकर और उसकी बातें सुनकर उसे यकीन नहीं था कि वह भोली थी या वह मूर्ख था। इससे पहले उसने उसे ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन में शामिल होने के लिए एक कलाकृति की पेशकश की, जिससे उसे लगा कि वह वास्तव में उसे वहां चाहती है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। क्या उसे लगता था कि यह उसकी मूल्यांकन क्षमता के कारण था? यदि ऐसा है तो उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह जानता था कि कितने महान कलाकृति निर्माता और विशेषज्ञ ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन का हिस्सा थे। वह बस एक छोटा बच्चा था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उसे उपन्यास से उसके बारे में कोई सुराग नहीं था, इसलिए यह संभावना थी कि वह भी उसके जैसा कोई यादृच्छिक पार्श्व चरित्र था। एक शक्तिशाली पार्श्व चरित्र जो एक सुपर संगठन से संबंधित था लेकिन उपन्यास के नायकों से कभी नहीं मिला या बातचीत नहीं की। और मेरे पास कोई प्रभावशाली एस्पेरा भी नहीं है। मैं कहूँगा कि मेरा एस्पेरा एक सामान्य इंसान जितना ही निम्न स्तर का है। उसने सोचा कि ऐसा किसी भी तरह से नहीं है कि वह समझ सके कि उसकी कम उम्र के कारण उसके पास असामान्य एस्पेरा है, क्योंकि उसके पास घमंड करने के लिए और उसके लिए समझने के लिए कुछ भी नहीं था। और यद्यपि उसके पास बहुत अधिक शारीरिक शक्ति थी, फिर भी उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे उसे इसका पता चले। वह जानता था कि इतने बड़े संगठन में शामिल होने का निमंत्रण उसे अकारण नहीं मिलेगा। कोई गहरा कारण होना चाहिए। लेकिन चूंकि उसे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वह बस स्थिति से जूझ रहा था, क्योंकि संगठन में शामिल होना फिलहाल उसके लिए अच्छा था। जीवन में कई चीजें ऐसी थीं जिन पर लोगों का कोई नियंत्रण नहीं था और उन्हें उसी के अनुसार समायोजन करना पड़ता था। वह ये भी जानता था कि सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता था। मतभेद होंगे और वह उनका सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। उन्होंने असंख्य दुर्लभ रैंक कलाकृतियों को देखा और कॉस्मिक वॉर्ड गेज का उपयोग किया और पुष्टि की कि वे सभी 100% वास्तविक थे। उसने उन्हें एक एक करके और उनके विवरणों को देखा। एक कांस्य सिर वाली गदा जो सामान्य गदा की तुलना में दोगुनी क्षति पहुंचाती थी। एक कपड़ा रक्षक फसल जो रक्षा के लिए बनाई गई थी, काफी पुरानी लग रही थी और उसके पिछले मालिकों की एक लंबी सूची थी। व्यावहारिक उपयोग के लिए तांबे की स्कित में सीमित मात्रा तक वनस्पतियों और जीवों से एस्पेरा की कटाई करने की क्षमता होती है। एक संगमरमर के सिर वाला युद्ध हथौड़ा जो अचेत प्रभाव से मजबूत ढालों और हड्डियों को चकनाचूर करने में सक्षम है। एक शापित दरांती जिसे तब तक म्यान से नहीं उतारा जा सकता जब तक कि वह हत्या न कर दे, रक्तपिपासु और उस पदक की तरह एक काली कलाकृति। मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जिसे मैं अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकूँ ताकि दूसरों को इसकी कलाकृति होने का संदेह भी न हो। ये कलाकृति हथियार बहुत बड़े और आकर्षक लगते हैं। उसने अपनी निगाहें हटा ली और अधिक ध्यान से देखा और उन कलाकृतियों को छांटा जो दैनिक जीवन में उपयोग की जा सकती थी और दिखने में सामान्य दिखती थी। पूरे 10 मिनट की अंतहीन खोज के बाद वह अंततः 3 शीर्ष विकल्पों को छांटने में कामयाब रहा जिनका वह उपयोग कर सकता था।
द रैप ऑफ क्वांटम डार्कनेस, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह मालिक को उपस्थिति छुपाने के लिए अंधेरे के तत्व में हेरफेर करने की अनुमति देता है, लेकिन इसका उपयोग मालिक की महारत पर निर्भर करता है। ऊर्जावान सन शूज, ऐसे जूते जो सौर ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं और पहनने वाले को गति और चपलता में वृद्धि प्रदान करते हैं, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर और भी अधिक बढ़ावा मिलता है। गतिविधियां तरल और तेज हो जाती हैं। और अंत में हेल्म ऑफ विंग्स नाम की एक कलाकृति, जिसने इसके मालिक को छोटी अवधि के लिए उड़ान भरने और लड़ाई में बचाव प्रदान करने वाले प्रोजेक्टाइल से कुछ सुरक्षा प्रदान की। ओलिवर ये सब चाहता था, लेकिन जानता था कि उसके पास ये सब नहीं हो सकते। 1 और मिनट तक सोचने के बाद उसने जेन्ना की ओर देखा और फिर कलाकृति को पकड़ते हुए कहा, मैं ये चाहता हूँ। जेना ने उसकी पसंद की कलाकृतियों पर भौहें चढ़ा दी। तो फिर मेरे साथ आओ। चूंकि अब आप ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन के आधिकारिक सदस्य हैं, इसलिए कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। उसने अपने गंभीर और सख्त लहजे में कहा। उसके काले बाल उसकी पीठ के पीछे लहरा रहे थे जब वह ऊपर की ओर चली और अपनी मेज पर बैठ गई। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे कार्यालय कक्ष में चला गया। वह उसे एक बार फिर पूछने से खुद को नहीं रोक सका, क्या संगठन में शामिल होने में मेरी उम्र बाधा नहीं बनेगी, बॉस सू? ओलिवर ने उसका उपनाम बॉस सू रखा, जो उसके उपनाम सुलिवन का संक्षिप्त रूप है। उसे सुनने वाली जेना ने उसकी चिंता को खारिज करते हुए जवाब दिया, नहीं। हम ओझाओं के लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है। हम आसानी से अपने जीवन को सैकड़ों साल तक बढ़ा सकते हैं और फिर भी युवा बने रह सकते हैं। संगठन में शामिल होने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति 13 साल का था। उनकी क्षमता के कारण आप थोड़े ही छोटे होंगे। ओलिवर अवाक था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? उसने अपना सिर हिलाया। वह सचमुच सही थी। ओझाओं के पास मनुष्यों का सामान्य जीवनकाल नहीं था, लेकिन वे तब तक जीवित रह सकते थे जब तक वे मजबूत होते रहें। ओझा जितना शक्तिशाली होता था, उसकी आयु उतनी ही अधिक होती थी। कहानी खत्म। अलविदा।